आपका मतलब है कि चूंकि आपने बराह रास्त उनके सियासतदान को हलाक नहीं किया और आपकी तंजीम सिर्फ असला और ड्रग का बिजनेस करती है, इसलिए सीक्रेट सर्विस आपके खिलाफ काम नहीं कर सकती। अल्फर्ड ने कहा, हाँ, वाकई तुमने दुरुस्त तज्जिया किया है। जेफर्ड ने कहा, किसी आम सियासतदान की हलाकत का इंतकाम लेना सीक्रेट सर्विस का काम नहीं है और किसी आम सियासतदान को हलाक करना आपके लिए ज़रूरी भी नहीं, इसलिए आपने आखिर उस सियासतदान को फौरी हलाक कराना क्यों ज़रूरी समझा। अल्फर्ड ने कहा, असल बात यह है कि इसराइल और काफिरिस्तान दोनों हुकूमतों ने मिलकर यह खुफिया फैसला किया है कि पाकिस्तान से मुलाका आज़ाद इलाकों को पाकिस्तान से अलहदा किया जाए और वहाँ अपनी हुकूमत इस तरह कायम की जाए कि बज़ाहिर वहाँ के लोगों की हुकूमत हो, लेकिन दर हकीकत ये हुकूमत इसराइल और काफिरिस्तान की हो, ताकि पाकिस्तान के साथ साथ शुक्रान और रूसियाही रियासतों सबको क्रीमिया की छतरी तले काफिरिस्तानी और इसराइली फौजें कंट्रोल कर सकें। लेकिन इसके लिए वहाँ जदीद तरीन असले की बहुत भारी मिकदार डंप करने की ज़रूरत थी। चुनांचे जदीद तरीन असला डंप करने का काम हमारी तंजीम ग्रे हाउंड्स के जिम्मे ठहरा और हमने उस पर काम शुरू कर दिया। फिर न जाने उस पाकिस्तानी सियासतदान को कैसे इत्तला मिली कि उसने पाकिस्तानी कौमी असम्बली में तकरीर करके साजिश का इंकशाफ कर दिया, तो पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस होशियार हो गई और उसने हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और हमें फौरी तौर पर उस सियासतदान का खात्मा कराना पड़ा ताकि मामलात को आगे बढ़ने से रोका जा सके। आमानिया से एक पेशावर कातिल को वहां भेजा गया जिसने उस सियासतदान को एक जलसे में तकरीर करते हुए एक दूर दराज बिल्डिंग से सही निशाना लगाकर हलाक कर दिया और वापस आ गया। इस तरह हमारे खिलाफ तमाम कार्रवाई रुक गई और हमने दोबारा काम शुरू कर दिया। अब ये इत्तलात मिलनी शुरू हुई है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हमारे खिलाफ काम कर रही है। जब वो सियासतदान ही नहीं रहा और हमारे खिलाफ काम करना उसके दायरे कार में नहीं आता तो वो क्या करेंगे। अलबत्ता मैंने ग्रे हाउंड्स के सिक्योरिटी सेक्शन के इंचार्ज लॉर्ड हॉपर को इत्तला दे दी है, वो उनका मुकाबला करके उनका खात्मा करेंगे। जेफर्ड ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मेरा मशवरा है कि तुम कुछ अरसा के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। अल्फर्ड ने कहा तो जेफर्ड चौंक पड़ा। मैं क्यों? जेफर्ड ने चौंक कर कहा, मुझे इत्तला मिली है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाला खतरनाक एजेंट इमरान तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। अल्फर्ड ने कहा, मेरे खिलाफ क्यों और तुम्हें कैसे मालूम हुआ है? जेफर्ड ने और ज्यादा हैरान होते हुए कहा, दारुल हुकूमत में एक पार्टी मालूमात फरोख्त करती है। उसका चीफ मेरी तरह एक एजेंसी से रिटायर हुआ है। उसका नाम कास्पर है। कास्पर और इमरान में दोस्ताना ताल्लुकात और गहरी दोस्ती है। वहाँ उस इमरान ने फ़ोन किया और कास्पर से उसने पूछा कि ग्रे हाउंड्स का हेडक्वार्टर कहाँ है और उसका चीफ जेफर्ड है या कोई और है। वहाँ मेरा एक आदमी मौजूद था। उसने मुझे फ़ोन करके बता दिया। मैं तुम्हारा नाम सुनकर परेशान हो गया। कास्पर ने उसे हेडक्वार्टर के बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने उससे ये बता दिया है कि तुम ग्रे हाउंड्स के चीफ हो। मैं इसलिए खुद चलकर तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम्हें बता दूँ कि इमरान बेहद खतरनाक एजेंट है, उसे इजी मत लेना। अल्फर्ड ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, क्या तुम खुद इमरान का मुकाबला कर लोगे? जेफर्ड ने कहा, तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी तंजीम का सिक्योरिटी सेक्शन तो है और लॉर्ड हॉपर खासा अच्छा एजेंट है। अल्फर्ड ने कहा, लॉर्ड हॉपर को छोड़ो, अपनी बात करो। जेफर्ड ने कहा, नहीं, मैं उसके मुकाबले नहीं आना चाहता। वो मेरा दोस्त है और मैं उसकी तुम्हारे खिलाफ कोई मदद भी नहीं करूंगा। तुम भी मेरे दोस्त हो। अल्फर्ड ने जवाब दिया तो जेफर्ड बेइख्तियार हंस पड़ा। ठीक है, तुम्हारी मेहरबानी। जेफर्ड ने कहा, तुम उसे इजी ले रहे हो जेफर्ड, जबकि उस इमरान की हरकत में आने के बाद तुम्हें मामलात को सीरियस लेना चाहिए। अगर ये साजिश उस तक पहुंच गई तो उसने न सिर्फ तुम्हें बल्कि इसराइल और काफिरिस्तान के उन लोगों का खात्मा भी कर देना है जो इस साजिश में शरीक हैं। अल्फर्ड ने कहा तो जेफर्ड बेइख्तियार चौंक पड़ा। साजिश? किस किस्म की साजिश? जेफर्ड ने कहा, यही पाकिस्तान से मुलाका आज़ाद इलाकों को पाकिस्तान से कतन अलहदा करके उन पर इसराइल और काफिरिस्तान का कब्जा कराना और पाकिस्तान के साथ साथ शुगरान और रूसिया की भी निगरानी करना। ये पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है और मुझे यकीन है कि तुम्हें भी इस साजिश की गहराई का इल्म ना होगा, क्योंकि तुम्हारा काम सिर्फ वहाँ जदीद असला डंप करना है और बस। अल्फर्ड ने कहा, तुम दुरुस्त कह रहे हो, मैंने तो इस पर सोचा भी नहीं। अब तो मुझे मालूमात हासिल करना पड़ेंगी। जेफर्ड ने कहा, अरे ये गलती ना करना। जितना तुम उससे बेखबर रहोगे उतना ही महफूज रहोगे। जिस तरह उस सियासतदान का खात्मा किया गया है, इस तरह तुम्हें भी ख़त्म कर दिया जाएगा ताकि तुमसे आगे बात न चले। अल्फर्ड ने कहा, ओके, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, वरना वो यही समझकर मुझ पर हमला कर देंगे कि मैं चूंकि ग्रे हाउंड्स का चीफ हूँ इसलिए मुझे सब मालूम होगा। जेफर्ड ने कहा, क्या तुम्हें असल साजिश का वाकई इल्म नहीं है? अल्फर्ड ने कहा,
हाँ, मेरा काम सिर्फ वहाँ असला डंप करना है और बस, जेफर्ड ने कहा। ओके, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन आ गया है, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तानी एजेंट इस बात पर एतमाद ना करे क्योंकि तुम ग्रे हाउंड्स के चीफ हो, अल्फ्रेड ने कहा। हालांकि मेरा ताल्लुक सिर्फ असला और ड्रग की बैनुल अक़वामी स्मगलिंग तक महदूद है। सिक्योरिटी और उससे मुताल्लिक़ प्रॉब्लम के लिए सिक्योरिटी सेक्शन अलहदा है और लॉर्ड हॉपर उसका इंचार्ज है, जेफर्ड ने कहा। वो भी चूंकि तुम्हारे तहत काम करता है इसलिए ये प्रॉब्लम पेश आ रहे हैं। ठीक है, तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, एजेंटों के खिलाफ लॉर्ड हॉपर को हरकत में ले आओ। जब लॉर्ड हॉपर उन सबका खात्मा कर दे तो तुम ओपन हो जाना, अल्फ्रेड ने कहा। मैंने तुम्हारे कहने से पहले ही लॉर्ड हॉपर को अलर्ट कर दिया है, जेफर्ड ने जवाब देते हुए कहा। ओके, फिर मुझे इजाज़त। एक बात बता दूं कि पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में कोई बात हो तो फ़ोन पर मत करना, वरना बातचीत उन तक लाजमन पहुंच जाएगी। वो इन मामलात में आलमी शोहरत रखते हैं। मैं भी इसलिए फ़ोन पर बात करने की बजाय खुद चलकर तुम्हारे पास आया हूँ, अल्फ्रेड ने उठते हुए कहा। ठीक है, मैं ख्याल रखूँगा, जेफर्ड ने कहा और वो भी उठ खड़ा हुआ। फिर मुसाफा करने के बाद अल्फ्रेड मुड़कर ऑफिस से बाहर चला गया तो जेफर्ड वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर बैक वक्त तरद्दुद और परेशानी के तासुरात नुमाया थे। अल्फ्रेड उसका गहरा दोस्त था, लेकिन आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो बगैर किसी खास काम के खुद चलकर आए और इस तरह की बातें करके वापस चला जाए। अचानक उसे एक ख्याल आया तो उसने रिसीवर उठाया, फोन के नीचे मौजूद एक बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। उसे दरअसल ख्याल आ गया था कि अल्फ्रेड के हेडक्वार्टर में उसका एक दोस्त जॉर्ज मौजूद है, जो उस अल्फ्रेड का बैक वक्त सेक्रेटरी भी है और सेक्शन का इंचार्ज भी है। अल्फ्रेड की कोई बात या अमल जॉर्ज से खुफिया नहीं रह सकता। यस, जॉर्ज बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक भारी मर्दाना आवाज सुनाई दी। जेफर्ड बोल रहा हूँ जॉर्ज, जेफर्ड ने कहा। ओ आप, फरमाइए, जॉर्ज ने इस बार कदरे नर्म लहजे में कहा। तुम्हारा फोन महफूज है या नहीं, जेफर्ड ने कहा। महफूज है, आप खुलकर बात करें, जॉर्ज ने जवाब दिया तो जेफर्ड ने उसे अल्फ्रेड की आमद से वापसी तक होने वाली बातचीत की तफसील बता दी। तो आप क्या मालूम करना चाहते हैं मुझसे, जॉर्ज ने कहा। मुझे पहली बार अल्फ्रेड का लहजा और अंदाज मसनूई लगे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे मशवरा करूं। तुम इस बारे में ज्यादा बेहतर जानते होगे, जेफर्ड ने जवाब देते हुए कहा तो जॉर्ज बेइख्तियार हंस पड़ा। तुम हंस रहे हो, क्यों, जेफर्ड ने जॉर्ज की हंसी पर नाराज होते हुए कहा। नाराज ना हो, मैं इसलिए हंसा हूँ कि मुझ तक जब ये इत्तला पहुंची तो मुझे इस पर यकीन नहीं आया, क्योंकि आप और अल्फ्रेड बेहद गहरे दोस्त हैं, जबकि प्रिंस बहरहाल गैर मुल्की है। लेकिन आपने जो तफसील बताई है उससे साबित होता है कि आपसे ज़्यादा गहरे ताल्लुकात प्रिंस और बॉस अल्फ्रेड के हैं, जॉर्ज ने कहा। क्या मतलब, किस प्रिंस की बात कर रहे हो और क्या हुआ है, खुलकर बात करो, जेफर्ड ने कहा। बॉस अल्फ्रेड को अब से 1.5 घंटा पहले पाकिस्तान से फ़ोन आया। कोई प्रिंस ऑफ ढम बोल रहा था। इत्तेफाक से फ़ोन मैंने रिसीव किया था। मैंने उसे अल्फ्रेड को थ्रू किया था, मगर प्रिंस ऑफ ढम जैसा अजीब नाम सुनकर मैंने लाइन बंद नहीं की और अल्फ्रेड और प्रिंस के दरमियान होने वाली बातचीत सुनता रहा। उससे मुझे मालूम हुआ कि प्रिंस ऑफ ढम दरअसल पाकिस्तानी एजेंट इमरान का कोड नाम है और इमरान और बॉस अल्फ्रेड के दरमियान खासे गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। किसी ज़माने में उन्होंने मिलकर भी काम किया था। फिर शायद किसी अहम मामले पर प्रिंस ने अपनी जान को रिस्क में डालकर बॉस अल्फ्रेड की जान बचाई थी। बहरहाल प्रिंस बॉस अल्फ्रेड से पूछ रहा था कि ग्रेहाउंड्स किस टाइप की तंजीम है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और उसका चीफ कौन है। लेकिन बॉस ने उसे बताया कि उसे इस बारे में किसी बात का इल्म नहीं है, अलबत्ता इमरान कास्पर को फ़ोन करके उससे मालूमात हासिल कर सकता है। लेकिन आपके नाम का इल्म इमरान को पहले से ही था, जॉर्ज ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। किसी साजिश के सिलसिले में भी कोई बात हुई थी, जेफर्ड ने पूछा। हाँ, इमरान पाकिस्तान के खिलाफ इसराइली और काफिरिस्तानी साजिश के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था, लेकिन बॉस अल्फ्रेड ने कहा कि उसे इल्म नहीं है। अलबत्ता बॉस ने इमरान से वादा कर लिया था कि अगर ऐसी कोई साजिश हुई तो वो जेफर्ड से मालूम करके उसे बता देगा, जॉर्ज ने जवाब देते हुए कहा। ओके, शुक्रिया, गुड बाय, जेफर्ड ने कहा और रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। अब उसे इत्मीनान हो गया था कि उसे डॉज नहीं दिया गया। वैसे भी उसे ऐसी किसी साजिश का इल्म ना था, लेकिन अब उसके सामने दो सूरतें थी। एक तो ये कि वो अंडरग्राउंड हो जाता, दूसरी ये कि वो उन पाकिस्तानी एजेंटों के खिलाफ खुद अपनी तंजीम समेत मैदान में उतर आता। लेकिन उसकी तंजीम इस अंदाज में तरबियत याफ्ता नहीं थी, इसलिए बहुत सोचने के बाद उसने एक और रास्ता तलाश कर लिया। वो ये कि ग्रेहाउंड्स के इसराइली हेडक्वार्टर के इंचार्ज कर्नल होम्स से बात करे। चुनांचे उसने मेज़ की दराज खोली
उसमें मौजूद सुर्ख रंग और खुसूसी साख्त का एक कार्डलेस फोन बाहर निकाला। ये सैटेलाइट फोन था जिसे किसी सूरत चेक नहीं किया जा सकता था। उसने उसे ऑन किया और फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, कर्नल होम्स बोल रहा हूँ। राब्ता होने पर एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लेकिन लहजा सख्त था। चीफ ऑफ ग्रे हाउंड्स जेफर्ड बोल रहा हूँ, ग्रीनलैंड से। जेफर्ड ने कहा। ओ आप, कैसे फ़ोन किया है? कोई ख़ास बात? इस बार कर्नल होम्स ने चौंक कर और कदरे हैरत भरे लहजे में कहा, पाकिस्तानी एजेंट ग्रे हाउंड्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्या आपको मालूम है? जेफर्ड ने कहा। पाकिस्तानी एजेंट? क्यों, उनका क्या ताल्लुक पैदा हो गया है? कर्नल होम्स ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो जेफर्ड ने असला डम करने पाकिस्तानी सियासतदान बशीर एहसन की तरफ से कौमी असम्बली में इसका इंकशाफ और फिर उस सियासतदान का कत्ल, उसके बाद खामोशी और अब अचानक पाकिस्तानी एजेंट इमरान के हरकत में आने तक की तमाम तफसील दोहरा दी। ओह वेरी बैड, ये तो इंतहाई अहम प्रॉब्लम है। मुझे इसराइल के सदर के सामने ये पेश करना होगा। दूसरी तरफ से कर्नल होम्स ने कदरे बौखलाए हुए लहजे में कहा, इसमें इस कदर परेशान होने की क्या बात है कर्नल होम्स? वो यहाँ आएंगे तो लॉर्ड हॉपर और उसका सेक्शन उन्हें ख़त्म कर देगा। जेफर्ड ने कदरे हैरत भरी लहजे में कहा। उसे कर्नल होम्स की इस कदर बौखलाहट की वाकई समझ न आ रही थी। मैं आपको 1 घंटे बाद इसी नंबर पर फ़ोन करूँगा। अभी मैं प्रेसिडेंट हाउस जा रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो जेफर्ड ने एक तवील सांस लेते हुए फ़ोन ऑफ कर दिया, लेकिन उसे वापस मेज़ की दराज में रखने की बजाय उसे मेज़ पर ही रख दिया। अजीब बातें हो रही हैं, मेरी समझ में तो नहीं आ रही। एक पसमानदा मुल्क के एक एजेंट से इस कदर खौफजदा होना कुछ समझ में नहीं आता। जेफर्ड ने साइड रैक से शराब की छोटी बोतल उठाते हुए कहा और फिर बोतल खोलकर उसने मुंह से लगा ली। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद मेज़ पर रखे हुए कॉर्डलेस फ़ोन की मखसूस घंटी बज उठी। तो जेफर्ड ने फ़ोन उठाकर उसका बटन प्रेस कर दिया। जेफर्ड बोल रहा हूँ, जेफर्ड ने कहा। कर्नल होम्स बोल रहा हूँ, मेरी सदर साहब से इस मामले पर बेहद तफसील से बात हो गई है। इस वक्त चूंकि आप ग्रे हाउंड्स के चीफ हैं, इसलिए आपको अंडरग्राउंड किया जा रहा है। आपकी जगह चार्ल्स को दी जा रही है, क्योंकि वो पाकिस्तानी एजेंटों का मुकाबला कर सकेगा। जब पाकिस्तानी एजेंटों का खात्मा हो जाएगा तो आपको दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। चार्ल्स अभी आपके पास पहुंच रहा है, उसे आप चार्ज देकर एक्रीमिया शिफ्ट हो जाएं। ये आपके लिए अहकामात हैं। कर्नल होम्स ने कहा। ठीक है, जो हुक्म दो, जेफर्ड ने कहा। और दूसरी तरफ से फ़ोन ऑफ होने पर उसने भी फ़ोन ऑफ करके उसे मेज़ पर रख दिया। चार्ल्स उसका ही मातहत था और चूंकि उसका ताल्लुक एक दूसरी एजेंसी से रहा था, इसलिए जेफर्ड समझ गया था कि उसे क्यों मुंतखब किया गया है। और फिर थोड़ी देर बाद उसे चार्ल्स के आमद की इत्तला मिली तो उसने उसे ऑफिस भिजवाने का कह दिया। फिर दरवाज़ा खुला और वर्जिशी और सुडोल जिस्म का मालिक एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। चीफ बनना मुबारक हो चार्ल्स। रस्मी फिक्रात की अदायगी और मुसाफे के बाद जेफर्ड ने चार्ल्स से कहा, आप मुबारक दे रहे हैं, जबकि मुझे अफसोस हो रहा है, क्योंकि मुझे आपकी हलाकत का हुक्म दे दिया गया है और हम तो हुक्म के गुलाम हैं। चार्ल्स ने जेब से हाथ निकालते हुए कहा। उसके हाथ में मशीन पिस्टल मौजूद था। जेफर्ड के जहन में जैसे धमाके से होने लग गए। क्या क्या कह रहे हो? जेफर्ड ने एक झटके से पीछे हटते हुए कहा, लेकिन उसी लम्हे चार्ल्स के हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल से शोले निकले और जेफर्ड को एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे गर्म सलाखें उसके जिस्म में उतरती चली जा रही हों, लेकिन फिर तमाम एहसासात हमेशा के लिए तारीकी में डूबते चले गए। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो सामने ब्लैक जीरो की कुर्सी पर बैठे हुए सुलेमान को देखकर बेख्तियार उछल पड़ा। तुम और यहाँ, वो ताहिर कहाँ है? तुम यहाँ क्यों और कैसे आए? इमरान ने हकीकतन बौखलाए हुए लहजे में कहा, क्योंकि ये तो उसके ख्वाबो ख्याल में भी ना था कि उसके इल्म में लाए बगैर ऐसा हो सकता है। ताहिर साहब 2 रोज़ की छुट्टी पर हैं, आज शायद उनकी वापसी है, लेकिन आपको मालूम है कि मैं इस वक्त चीफ हूँ, इसलिए जब तक मैं इजाज़त ना दूँ आप कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, वरना ऐसी सज़ा दूंगा कि आपके जिस्म में मौजूद 10 लाख रोंगटों में से 10.25 लाख रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुलेमान ने बड़े अकड़े हुए लहजे में कहा, तुम तो गाँव गए हुए थे, फिर इधर कहाँ से पहुँच गए? इमरान ने उसकी बात सुनी अनसुनी करके कुर्सी पर बैठते हुए कहा, इस सीट के लिए तो मैं आलम बाला से भी वापस आ सकता हूँ, गांव की तो कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन एक बात है, 2 रोज़ यहाँ गुजारकर मुझे ज़ाती तौर पर ताहिर साहब से शदीद हमदर्दी हो गई है। बेचारे यहाँ अकेले रह कर न जाने किस तरह अपने होश सलामत रखे हुए हैं, और तो और यहाँ के फ़ोन की घंटी तक नहीं बजती। सुलेमान ने मुँह बनाते हुए कहा, तो तुम दोनों इकट्ठे रहना शुरू कर दो
ताहिर को फ्लैट पर शिफ्ट कर देते हैं और मैं इधर शिफ्ट हो जाता हूँ। अलबत्ता खाने का मसला रहेगा, चलो किसी न किसी हमसाई की मिन्नत करके पकवा लिया करूँगा। इमरान ने कहा तो सुलेमान बेख्तियार हंस पड़ा। यहाँ की हमसाइयों का तो मुझे पता नहीं है भी सही या नहीं, अलबत्ता फ्लैट वाली बिल्डिंग में रहने वाली हमसाइयाँ आपके नए मॉडल की स्पोर्ट्स कार को देखकर आहे भरती रहती है। सुलेमान ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब, सिर्फ कार को देखकर आहे भरती है या मुझे देखकर? इमरान ने कहा, आपको देखकर किसने आहे भरनी है, मैं कार के बारे में कह रहा था। वैसे मुझ जैसे मर्दराना को देखने के बाद आहे भरने का तमाम खाता मेरे नाम ही निकलता है, सुलेमान ने तुरंत जवाब देते हुए कहा। और इमरान उसकी बात सुनकर बेख्तियार हंस पड़ा। आप हंस क्यों रहे हैं, क्या मैं कम खूबसूरत हूँ? सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हें एक लतीफ़ा सुनाता हूँ जिसके बाद तुम खुद ही फैसला कर लोगे कि तुम क्या हो। एक महफिल में एक साहब एक दूसरे साहब की तस्वीर बनाने लगे, तो जिनकी तस्वीर बनाई जा रही थी उन्होंने इजारा इनकसारी कहा कि उनकी तस्वीर बनाकर क्या करेंगे, तो साथ ही बैठे हुए एक साहब ने फौरन कहा, ये बच्चों के डराने के काम आएगी। इमरान ने लतीफ़ा सुनाते हुए कहा, आज पता चला है कि हसद किसे कहते हैं। अब मर्दाना वजाहत और खूबसूरती तो अल्लाह की देन होती है। सुलेमान भला कहाँ खामोश रहने वाला था। उसी लम्हे दीवार पर मौजूद एक बल्ब जल उठा और साथ ही घंटी बजी और फिर खामोशी तारी हो गई। ताहिर साहब आ गए हैं, अब मुझे छुट्टी, मैं गाँव जाऊँगा, सुलेमान ने उठते हुए कहा। थोड़ी देर बाद ताहिर ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ और फिर सामने बैठे इमरान को देखकर वो चौंक पड़ा और करीब आकर उसने सलाम किया। सुलेमान इस दौरान अपना बैग उठाकर वापस आ गया था। मुझे आउट कर दे, फिर आप बैठे बातें करते रहें, सुलेमान ने कहा तो इमरान के इशारे पर ब्लैक जीरो उसे लेकर उस तरफ बढ़ गया जिधर से वो खुद अंदर दाखिल हुआ था। थोड़ी देर बाद ब्लैक जीरो वापस आ गया। इमरान साहब, आपको मैंने जाने से पहले फ्लैट पर फ़ोन किया तो किसी ने रिसीवर ना उठाया। मैंने सुलेमान के गांव में उसके घर के नंबर पर फ़ोन किया तो सुलेमान वहां मौजूद था। मैंने उसे कहा कि मैं 2 रोज़ के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूं, तुम इमरान साहब को इत्तला दे देना। उसने वादा किया तो मैंने चाबी मखसूस जगह पर रखी और चला गया। अब आया हूँ तो सुलेमान भी यहाँ मौजूद है और आप भी। ये क्या सिलसिला है? ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान ने उसे यहाँ आने के बाद से ब्लैक जीरो के आने तक की तफसील बता दी। तो सुलेमान ने अपने तौर पर यहाँ 2 रोज़ गुजारे हैं, आपने भी फ़ोन नहीं किया, ब्लैक जीरो ने कहा। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी फ़ोन करने की। वैसे सुलेमान तुम्हारा किरदार तुमसे भी ज़्यादा अच्छी तरह निभाना जानता है, लेकिन तुम अचानक कहाँ चले गए थे? क्या इमरजेंसी थी कि तुमने मुझसे बात ही नहीं की? सेल फोन पर तो बात कर सकते थे, इमरान ने कहा। सेल फोन का दरअसल मुझे ख्याल ही ना आया था, अलबत्ता जिस काम के लिए मैं जा रहा था वो इमरजेंसी था, इसलिए मुझे जाना पड़ा, ब्लैक जीरो ने कहा और किचन की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो चाय की 2 प्यालियां उठाए वापस आया और उसने एक प्याली इमरान के सामने रख दी और दूसरी प्याली अपने सामने रखकर वो अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। इमरान साहब, 2 रोज़ पहले जब मैं यहाँ अकेले रह रहकर उकता गया तो मैंने यहाँ के सिस्टम को ऑटोमेटिक किया और खुद मैं डिनर करने के लिए होटल चला गया। खाना खाकर और हाथ धोकर मैं चाय पीने के लिए डाइनिंग हॉल से वापस मेन हॉल में आ गया। वहाँ खासा रश था। आखिरी कोने में मुझे खाली मेज कुर्सी मिल गई। मैंने वहाँ बैठकर चाय के लिए कह दिया। अचानक मेरे कानों में वो कब से एक आवाज़ पड़ी जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश का जिक्र हो रहा था। मैंने गर्दन मोड़े बगैर चेकिंग की तो मुझे महसूस हुआ कि बातचीत 2 आदमियों के दरमियान हो रही है। साजिश का सिर्फ जिक्र किया गया, उसकी तफसील नहीं बताई गई। फिर उनमें से एक जिसने साजिश का जिक्र किया था उठते हुए दूसरे से इजाज़त मांगी तो मैं भी उसके पीछे गया तो पता चला कि वो इस होटल के एक कमरे में रिहाइश पजीर है और होटल के कागजात से मालूम हुआ कि उसका नाम गोपाल है और वो काफिरिस्तानी बाशिंदा है। ये गुज़िश्ता कई रोज़ से यहाँ होटल में रह रहा है। कागजात के रोज़ से उसका ताल्लुक केमिकल्स बिजनेस से है। बहरहाल दूसरे रोज़ मैंने उसे उसके कमरे में घेर लिया। उसने बताया कि उसका ताल्लुक काफिरिस्तान की सरकारी एजेंसी ब्लैक सर्कल से है। उसके बॉस ने इसराइल से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश तैयार की है और इस सिलसिले में फाइनल मीटिंग पाकिस्तान के हमसाया मुल्क आरान में हो गई। चुनांचे इसराइली नुमाइंदा डेविड वहां पहुंच गया, लेकिन काफिरिस्तान से आने वाला नुमाइंदा कृष्ण बीमार हो गया, जिसकी वजह से मीटिंग 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। तफसीलात या तो कृष्ण को मालूम होगी या फिर इसराइली डेविड को, और कल काफिरिस्तानी नुमाइंदा काफिरिस्तान से यहाँ आएगा और यहाँ से हम आरान चले जाएंगे। मैंने उससे मज़ीद मालूमात हासिल की और फिर उसे भारी रकम इसलिए दे दी कि वो ज़ुबान ना खोले वरना उसे गोली मार दी जाएगी। मैं उसे उसके बॉस के आने से पहले हलाक नहीं करना चाहता था, क्योंकि इस तरह वो सब मशकूक हो जाते और स्क्रीन से गायब हो जाते।
इसलिए मैंने उसे मुआवजा भी दिया और साथ ही धमकी भी। उसने वादा किया